नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक फिर बड़ी खबर लेकर, चूंकि मीनू जी की खबर बड़ी खबरों पर रहती है जो देश के हित की हो, व्यापक हित की हो, फिर लेकर हाजिर है। खबर यह है कि 12 वर्ष में पहली बार एनडीए का कोई घटक दल टूटा। टूटे पहले भी हैं, शिवसेना अलग हुई, अकाली दल अलग हुआ, लेकिन ऐसे अलग नहीं हुआ कि उससे सत्ता परिवर्तन का खेल हुआ हो या सत्ता के लोभ लालच से गए हो। उद्धव ठाकरे अलग हुए तो उन्हें अपने मुख्यमंत्री न बनने की वजह से अलग हुए। अकाली दल अलग हुआ तो उसकी उनसे अपनी बातचीत तालमेल नहीं खा रही थी, इसलिए अलग हुए। पीडीपी इसलिए अलग हुई कि उसका खेल खत्म हो गया। दुष्यंत चौटाला इसलिए खत्म हुए, उसका खेल खत्म हो गया। आज एक ऐसा दल टूट के एक सरकार के घटक के दल के साथ मिला। कहते नहीं 15 साल वनवास झेल कर विधायक कब तक झेलते। तो फिर उन्हें लगा कि सरकार में सम्मिलित हो जाओ तो कम से कम काम तो होने लगेंगे। और अब बीजेपी के साथ जुड़े रहे तो जो अब की बार संख्या 47 आई है, 47 भी नहीं आई। कई अखबार लिख रहे हैं कि 20-22 विधायक अलग हो रहे हैं, कई 30-31 लिख रहे हैं, हम तो 30 भी मान लेते हैं। तो अब विपक्ष में बीजेपी समर्थित विधायक बचेंगे 17, एक भाजपा का, यानी 18 विधायक रह जाएंगे। और उधर विजय के साथ अब 150 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हो जाएगा। क्या है खबर, उस पर चले, एक एक करके हम बताते चलेंगे। पहले एक खबर आपकी स्क्रीन पर है, इसे देख लीजिए। यह खबर है नवभारत टाइम्स की। तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट से पहले टूटी एआईएडीएमके। सनमुगम के बागी गुट ने टीवी के चीफ को दे दी गुड न्यूज, यानी टूट गया। लोगों को भरोसा नहीं था। उसके बाद मोदी जी के सबसे खास समाचार एजेंसी खबर, चेन्नई तमिलनाडु, एआईएडीएम के नेता सीवी सनमुगम ने कहा, हमने टीवीके को अपना समर्थन देने का फैसला किया जो विजयी रही है। बाकी बहुत कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। साथ ही द हिंदू की यह खबर है, इसमें भी वही बात है कि हमने मई 12 2026 को समर्थन दे दिया। यहीं से शुरू करेंगे। लोग द हिंदू पर भरोसा करते हैं। मीनू जी, क्या खबर है द हिंदू की ये? जी हाँ, देखिए खबर बहुत बड़ी खबर है जो आपने अभी बताया कि एनडीए का इस तरीके से टूट नहीं हुई है, मतलब अपने तौर पे कि कोई धता बता के चल दे कि हमें आपके साथ नहीं रहना। और क्योंकि तमिलनाडु में ये जो एआईएडीएम के, मैं इसको सुविधा के लिए एडीएम के बोलूंगी, बार बार पूरा नाम नहीं लेने में बहुत लंबा गिरता है। तो वो एडीएम के जो, उलझन भी होती है। हाँ जी, जी हाँ, देखिए दो हैं, मुख्यतः दो पार्टियां तमिलनाडु में रही हैं अभी तक। पहले 30-40 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद 67 से जो द्रविड़ राजनीति ने वहां पे सिर उठाया, और उसके बाद से कभी ना तो कांग्रेस आ पाई वहां, और बीजेपी का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि द्रविड़ राजनीति जो है वो मूलतः ब्राह्मणवाद की विरोधी है। ब्राह्मणवादी मतलब सवर्ण राजनीति या सवर्ण के वर्चस्व का विरोध करती है द्रविड़ राजनीति। वो मुख्यतः ओबीसी और इसकी दलित लोगों की राजनीति करते हैं वो। तो उसमें दो धड़े थे डीएम के। पहला धड़ा उससे टूट के एआईएडीएम के बनी, जिसको कि एमजी रामचंद्रन, आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर फिल्म स्टार मुख्यमंत्री रहे हैं एमजी रामचंद्रन। उन्होंने ये पार्टी बनाई थी एआईएडीएम के। उनकी मृत्यु के बाद संघर्ष चला थोड़ा सा आपस में उनमें एडीएम के मध्य, और उसमें जयललिता मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद जयललिता की मृत्यु के बाद से ये जो एडीएमके है ये लगातार हिचकोले खा रही थी, इसको बीजेपी ने पकड़ लिया। और जैसी कि बीजेपी की आदत है, स्थानीय पार्टियों के कंधे पे सवार हो जाते हैं और उसके कंधे पे सवारी करते करते उस राज्य की राजनीति में घुस जाते हैं, फिर उस वहां अपने पैर जमाने के बाद उस स्थानीय पार्टी को खा जाते हैं। आज जो हुआ है ये सबसे पहला इस बात का साइन है कि एडीएमके ने मिटने से पहले, बीजेपी द्वारा खा लिए जाने से पहले ही सतर्क हो गए। वो उन्होंने उनको पहले ही धता बता दी कि अगर इनके साथ रहे तो राजनीति हमारी खत्म हो जाएगी। और ये संभावना भी थी और सवाल उठते थे कि एडीएम के जो द्रविड़ राजनीति करने वाली राजनीति पार्टी है उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या मेल। तो ये मेल जो है, मेल जब जयललिता की मृत्यु के बाद जब ये पार्टी टूटने लगी, आज भी इसके तीन धड़े हैं।
एडीएमके के, लेकिन उसमें से जो जीते हैं 47 विधायक जीते हैं, उसमें से ये जो आपने अभी बताया 30 विधायक, 32 की बात आ रही है, 30 के भी बजाय 32 की बात आ रही है। उन्होंने कहा है कि हम इनको समर्थन देंगे। अब इनके समर्थन देने से जो आपने बताया कि बहुत ही मजबूत एक सरकार उभर के आती है। इससे ये पता चलता है कि भाजपा जो तमिलनाडु में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, वो रही सही जो कसर थी, बाकी थी, वो भी उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। जो एआईएडीएमके जिन्होंने कहा कि हाँ भाई हमारे कंधे पे बैठ जाओ और हम तुम्हें ले जाएंगे तमिलनाडु की सैर कराने, तो एडीएमके है, उन्होंने अपना कंधा खींच लिया और उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ हमारी पार्टी की दाल नहीं गलेगी, हम तो उल्टे हार गए आपकी वजह से। और ये बात जो ये जनमत आया है, इसमें मैं बार बार कह रही हूं, जो टीवीके की जीत है वो सेक्युलर राजनीति की जीत हुई है। मतलब अगर एक सेक्युलर पार्टी को तमिलनाडु की जनता ने हटाया है तो दूसरी सेक्युलर पार्टी को जिताया है। और जिताने के लिए तो वहां की जनता एडीएमके को भी जिता सकती थी, उनकी भी द्रविड़ राजनीति है, लेकिन जनता ने उनको इसलिए नहीं जिताया कि आप बीजेपी के साथ हैं। और उनका समर्थन भी टीवीके ने इसलिए नहीं लिया, देने को तो तैयार थे। अब जो राज्यपाल महोदय जो बार बार जो इनको अड़चने डाल रहे थे, इतने लेके आओ, 118 लेके आओ, लिखित पे लेके आओ, और 4 दिन 5 दिन लगा दिए, वो इसीलिए कर रहे थे कि एक भाजपा विधायक वाली एआईएडीएमके गठबंधन की सरकार बन जाए। और वो ना तो एडीएमके उसमें बन पाई और ना ही जो जनमत था और जो टीवीके थी, जो उसका सितारा बुलंद था, कांग्रेस ने उनको तुरंत जो समर्थन दिया, उससे यहाँ पे इनकी जो कुटिल चालें थी राज्यपाल की, वो ध्वस्त हो गई। लेकिन राज्यपाल को अब समझ लेना चाहिए कि बीजेपी ने तो इतने प्रयत्न करे तमिलनाडु में घुसने के लिए, इतने प्रयत्न किए कि इन्होंने जो इनका अन्नामलई जो लोकसभा चुनाव तक इनका जो भाजपा का अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष था, उसको ये जो चुनाव लड़ने के लिए उस अध्यक्ष को हटाया। क्यों हटाया? कि एडीएमके के जो अध्यक्ष है पलानीस्वामी, वो भी गोंडर जाति से आते हैं और ये जो आपके अन्नामलई है वो भी गोंडर जाति से आते हैं। तो उसने कहा एआईएडीएमके ने कि आप पहले अपना अध्यक्ष बदलो, दो अध्यक्ष एक जाति के नहीं होंगे। तो उन्होंने अपना अध्यक्ष बदल के थेवर जाति का अध्यक्ष वहां लगाया और नरेंद्रन है वहां पे अभी उनके बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। और उस मतलब इतनी तक माननी पड़ी उनको एडीएमके की, और उसके बावजूद, इतना सब करने के बावजूद, भाजपा के जो 4 विधायक थे पिछली विधानसभा में, इस बार 1 विधायक रह गया और वो भी मात्र 900 वोट से जीता। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या एक्सेप्टेंस इसमें भाजपा की कितनी रिजेक्शन है। मतलब एक तरह से टोटल रिजेक्शन है कि आपका हमसे कोई मेल नहीं है और आप हमारी राजनीति से जाइए। अब एडीएमके को आ जाइए, उन्होंने क्या नफा नुकसान भापा। नंबर 1 तो उनकी जो राजनीति थी वो पहली टूटी हुई है अंदर से पार्टी, और उसमें फिर बीजेपी का जो साथ लग गया और पब्लिक ने जो नकार दिया कि भाई हमें भाजपा के साथ लगे हुए जो भी लोग हैं वो हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि देश देख रहा है और तमिलनाडु देख रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल हिंदी लादने की कोशिश हुई तमिलनाडु के ऊपर, और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो हिंदी का सख्त विरोधी है। वो हिंदी को संस्कृत की भाषा और संस्कृत को आर्य भाषा, और आर्य मतलब उच्च वर्ग के लोग, सवर्ण लोग, तो वो हिंदी का आज भी विरोध है और हमेशा विरोध रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां हिंदी नहीं बोलते हैं, नागरिक विचारणी सभा भी है, हिंदी जो सिखाती पढ़ाती है, लेकिन हिंदी को राज्य की राजकाज की भाषा में शामिल करना या पाठ्यक्रम में शामिल करना, वो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं। उसके बाद डिलिमिटेशन आया। अगर आपने अभी रिसेंट देखा हो, चलते चुनाव के बीच में मोदी जी महिला आरक्षण बिल में संशोधन के बहाने परिसीमन की बात लेकर आए, सीटों का परिसीमन लोकसभा में परिसीटों का परिसीमन होने के बहाने मोदी जी लोकसभा में जनसंख्या के आधार पे उत्तर भारत की ज्यादा सीटें बना लेते और दक्षिण भारत बिल्कुल फिसड्डी रह जाता। उनकी कोई से ही नहीं रहती, उनका कोई आवाज ही नहीं रहती तमिलनाडु के जनता की। इसके लिए ये जो आपके स्टालिन है, उन्होंने घनघोर विरोध किया। सबसे ज्यादा जो मुखर विरोध जो किया वो स्टालिन ने किया, और जो विरोध के प्रतिफल आपने देखा भी होगा कि अंतिम तौर पे वो लोकसभा में मोदी जी
उसको बिल को पास नहीं करा पाए, पास होना भी नहीं था। अब क्योंकि ये राजनीति, इसी राजनीति को टीवी के आगे कैरी कर रहे हैं। टीवी के जो है विजय जो हैं, वो विजय सेक्युलर राजनीति की बात कर रहे हैं, पेरियार की बात कर रहे हैं जो कि डीएमके की विचारधारा है, अंबेडकरवाद की बात कर रहे हैं जो कि दलित की विचारधारा है, और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति, उनको लगा कि ये हमारी विचारधारा से ज्यादा नजदीक है, टीवी के साथ रहकर हम ज्यादा पब्लिक में अपनी एक सहमति बना पाएंगे या ज्यादा समर्थन जुटा पाएंगे। अब ये देखना होगा कि ये सरकार में शामिल होंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता कि टीवी के जो विजय है वो एडीएमके को सरकार में शामिल करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बगैर एडीएमके के ही वहां पे 120 विधायकों का उनके पास समर्थन तैयार है। तो उसमें वो एडीएमके को घुसा के वो एक नया जो होता है ना कि भाई मंत्रियों के मंत्री विभागों का मांगना चालू हो जाएगा, तो वो उन्होंने अभी, अच्छा इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट, जो इतनी जो खबरों की जो अफरा तफरी होती है उसमें छुपी रह गई, बात को किसी ने उजागर नहीं किया। उस दिन, जिस दिन विजय ने शपथ ली थी, उस दिन 9 मंत्रियों ने शपथ ली होगी, दर्शकों ने देखा होगा। तो उसमें सभी 9 मंत्री टीवी के थे, विजय की पार्टी के थे, कांग्रेस के किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी उस दिन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने इसलिए शपथ नहीं ली कि ये झगड़ेबाजी ना पैदा हो जाए कि कांग्रेस को कौन से मिले थे, क्योंकि एक प्रेस को तो जो लगे हुए हैं, जिनको परेशानी है इस बात से कि टीवी के की सरकार कैसे बन गई, तो वो तो पता नहीं कि कांग्रेस ने मलाईदार पोस्ट ले ली है, टीवी के का बेवकूफ बना दिया और ये कर दिया, और या इस बात को लेके कोई झगड़ा हो, सीपीएम के लोग कहें कि नहीं हमें ये वाला पद चाहिए, सीपीआईएम के कहे नहीं जी हमें ये पद चाहिए, वीसी के कहे हमें ये पद चाहिए। उन्होंने कहा ये झगड़ा ही छोड़ो, आप कल ही टीवी के मंत्री शपथ लेंगे, और अब इसके बाद भी जो बंटवारा होगा अभी विश्वास मत प्राप्त करने के बाद, वो देखा जाएगा। अब ये लगता नहीं है कि एडीएम के जो है इसको ये समर्थन देते रहेंगे, लेकिन जो है मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब रही बात की, क्योंकि अभी 30 विधायकों ने समर्थन दिया है और वो टूट के भी आ गए हैं, तो देखिए क्योंकि समर्थन देते ही उनकी सदस्यता के ऊपर तलवार लटकती है, वो छोड़ते हैं तो अगर वो अपनी पार्टी अपनी मर्जी से छोड़ते हैं तो उनको सदस्यता से त्याग पत्र देके चुनाव लड़ना होगा दोबारा, और अगर पार्टी निकालती है तो बात अलग है, लेकिन पार्टी निकालेगी नहीं, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो पार्टी निकालेगी नहीं तो वो बने रहेंगे। अब इसमें स्थिति अभी देखने वाली होगी, ये देखना होगा कि इसके पीछे पीछे और कितने विधायक आते हैं। 47 में से मेरे ख्याल से 35 या 36 विधायक होने चाहिए, तब 2/3 बहुमत होता, 2/3 का दल बदल होता है, जिसमें कि सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। अब जैसे कि इनमें जो षणमुखम है जो इसके नेतृत्व कर रहे हैं, और वेलामणि जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम नया एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, मतलब कि वो एआईएडीएमके को छोड़ के, जो मूल एआईएडीएमके है उसको छोड़ के हम एक नया बनाएंगे अलायंस, और उसके साथ हम डीएमके को समर्थन, सीवीज के जो आपके विजय की पार्टी है उसको हम समर्थन देने वाले हैं। तो ये एक तो मोदी जी के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, उन्होंने अपनी सारी शक्ति, अपने सारे संसाधन और अपनी जितना भी वो जोर लगा सकते थे उन्होंने वहां तमिलनाडु में लगाया। इवन यहां तक किया कि जो तमिलनाडु में राजशाही का प्रतीक सेंगोल होता है उसको उठा के उन्होंने संसद में स्थापित किया, ये बताने के लिए कि देखो हम तमिलनाडु का कितना सम्मान करते हैं, जबकि वो राजशाही का प्रतीक है, राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। जो सेंगोल होता है वो राजा के हाथ में उस वक्त दिया जाता है जब उसका राज्याभिषेक हो जाता है कि आप इस डंडे के बल पे शासन करिएगा। तो लोकतंत्र में जो देश का अध्यक्ष है या जो प्रधानमंत्री है वो डंडे के बल पे शासन नहीं करता है, वो जनमत के बल पे शासन करता है। तो वहां पे सेंगोल स्थापित करना अपने आप में ही लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध था, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, और उस टाइम इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार भी थी, आज तो नहीं स्थापित कर सकते थे, उस टाइम में इन्होंने कर दिया। पंडित आए थे, वो भी साउथ इंडिया के ही आए थे, जो साउथ इंडियन ब्राह्मण्स आए थे जो वहां करवाने के लिए वहां प्रोग्राम। उसके अलावा मोदी जी ने तमिल संगम किए, बनारस में लगातार गोष्ठियां होती रही, बनारस के पंडित तमिलनाडु जाते रहे, तमिलनाडु के पंडित यहाँ आते रहे, और बता अकूत धन बहाया गया वहां पे, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आया एक विधायक के रूप में, और वो भी 900 से जीता। तो और
जिस पार्टी के कंधे पे चढ़ के इनकी कोशिश थी कि सरकार बना ले, मतलब एक विधायक बीजेपी का और 47 विधायक एडीएमके के और उनको डीएमके का समर्थन मिल जाए, वो ऐसा हो नहीं पाया। और अब जिस तरीके से ये जो एडीएमके का जो गुट 30 विधायकों का 32 मान रही हूं मैं तो, जो टूट के अलग हुआ है, ये एक छोटी मोटी संख्या नहीं है, क्योंकि इतने विधायकों का एक साथ टूट जाना, ये समझ लीजिए कि जो बचे हुए पीछे हैं वो उनमें से शायद पलानीस्वामी ही रह जाएं पीछे, जो अध्यक्ष है पार्टी के। मैम एक बड़ा सवाल यह है कि आज शपथ ग्रहण था आसाम का, और इधर मोदी और शाह खुशी मना रहे थे, इधर टूटने की खबर। कैसे करेंगे? क्यों अब तक तो उन्होंने औरों की पार्टियां टूटी हैं, पहली बार एनडीए में से कोई घटक टूटा और फिर घटक के भीतर भी घटक टूटा। अभी तक तो वो तोड़ते रहे। बस वो उनके पास जो है एक, आपको पता ही है उनके पास हथियार है, ईडी, सीबीआई, आईटी। अब वो जो टूटने वाले विधायक हैं उनको इस बात का भरोसा होगा कि हम जो हैं, हमारे ऊपर इस तरह का कोई काम करेगा नहीं इनका अस्त्र शस्त्र। तो ये चीज देखने वाली होगी कि मोदी जी जाके उनके ऊपर आज रात तक ईडी आईटी के साथ छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे, तो मान लीजिए कि ये अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है ईडी आईटी, तो उनको परेशान करने की ये उनकी साजिश हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो भी कुछ सोच समझ के आगे आए होंगे, उनको भी पता होगा कि अपना हिसाब किताब जो खातों का है, जो बैंक खाते और या जो भी है, उन्होंने वो सही करके रखा होगा। लेकिन बीजेपी ने जयललिता के जाने के बाद, आपने देखा होगा जयललिता का जब फ्यूनरल हुआ तो प्रधानमंत्री जी पलानी, उस टाइम तो पनीर सेल्वम थे शायद अध्यक्ष, बड़े उनके गले मिल मिल के सिर पे हाथ फेर रहे थे उनको कि, और तभी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये शिकार करेंगे। और उसके बाद से वहां पे उन्होंने, बीजेपी ने इनके साथ गठबंधन बनाना शुरू किया और चलते भी रहे, विधानसभा में भी चले, पिछली विधानसभा में, लोकसभा में भी चले और अब इस विधानसभा में भी चले। तो यहाँ पे बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई है, एक विधायक जहां रह गया है। तो उसके बाद से अब ये देखने वाली बात है कि एडीएमके बची रहती है या नहीं अपने मूल स्वरूप पे, क्योंकि अगर और भी विधायक, अगर माने 5, 7, 10 विधायक और टूट के आ जाते हैं तो वहां पे बचेगा कुछ नहीं। मतलब जो जिसको कहते हैं ना कि एक नाम लेने वाला व्यक्ति, तो वो ऐसा कुछ ऐसा लगता नहीं है। और ये जो तमिलनाडु की राजनीति में एक तरह का एक ये ऐसा भूकंप आया है कि जैसे होता है ना, भूकंप के बाद बहुत सारी चीजें दोबारा से सेट होती है, जमीन के नीचे जो प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक शिफ्ट होता है, एक प्लेट इधर से उधर गई, दूसरी इधर से उधर गई और ऊपर जो है पूरा जलजला आ गया। तो एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे हुआ है। और अभी देखिए जिस दिन अभी ये आज जो है इनका विश्वास मत होगा, उसमें जो वोटों की संख्या आएगी, जिस हिसाब से फाइनल आएगा कि भाई किसने किधर वोट दिया, उससे अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा एडीएमके उधर चला गया या कुछ बचे हैं, या ये लोग पूरे 2/3 बहुमत के साथ डीएमके को इन्होंने, सॉरी विजय को उन्होंने समर्थन दे दिया है। ये एक मेरा एक सवाल ये भी है कि जो अभी मीडिया ने कहा कि कांग्रेस ने डीएमके के छुरा घोंप, एडीएमके लगातार एनडीए के साथ थी, लोकसभा चुनाव दोनों ने अलग मिलकर लड़ा तो छुरा नहीं घोंपा गया, विधानसभा फिर मिलकर लड़ ली 26 में तो मित्रता हो गई, और अब ये किसके कौन छुरा घोंप रहा है? मतलब अगर कांग्रेस पर मीडिया से लेके विपक्षी दल, सत्ताधारी दल, सबके सवाल होते हैं, लेकिन अन्य दलों पे नहीं। मैं ये भी समझने का आपसे प्रयास कर रहा हूं। वही है ना कि मोदी करे तो रामलीला, रासलीला, और कांग्रेस करे तो कैरेक्टर ढीला। ये एक न केवल बीजेपी के उनकी ये आ गई है, ये एक तरीका बन गया है, ये मीडिया का भी एक सोच बन गई है। और मीडिया जो है सरकार के इशारों पे नाचता है। उनको सुबह ही जो खबर जो उनको लिख के आ जाता है कि आपको इसी पे यही नैरेटिव चलाना है दिन भर, तो वो चलाते रहेंगे कि छुरा घोंप दिया कांग्रेस ने, छुरा घोंप दिया। और एक कांग्रेस ने छुरा घोंप दिया तो जो ये सीपीआई, सीपीएफ, वीकेसीआई, ये भी तो छुरा घोंप के आए डीएमके के यहाँ। वहां तो बता रहे हैं कि स्टालिन ने खुद भेजा है उनको कि हमें राष्ट्रपति शासन नहीं चाहिए और ना बीजेपी की सरकार चाहिए, जाओ तुम वहां पे समर्थन करो। तो कांग्रेस को ही ब्लेम क्यों? कांग्रेस ने तो उल्टे दूरदर्शिता दिखाई कि जो भविष्य में होने वाला था, अगर आप मान के ये सोचिए कि ये एडीएमके का जो धड़ा है, ये 4 दिन पहले टूट के इधर आ जाता विजय के साथ, तो कांग्रेस के तो कोई चांस ही नहीं बचे थे। तो राजनीति का यही राजनीति है आजकल, तो कि किसी भी तरीके से
उनको समर्थन देना और बीजेपी को रोकना था आने से। उसमें कोई सरकार की कोई ऐसी ये नहीं शामिल थी। पहली प्राथमिकता मेरे हिसाब से ये थी कि बीजेपी को आने से रोकना है। और ये जो सीपीआई है, सीपीआईएम है, वीकेसी है, इन सब ने इसी वजह से समर्थन दिया है कि किसी भी हाल में भाजपा को यहाँ पैर नहीं जमाने देना है। ये तो एक विधायक के बल पे सरकार बना ले जाते हैं अपनी, और उसके बाद तमिलनाडु में क्या होता, सब कुछ धरा रह जाता। फिर वहां भी तमिलनाडु में दोबारा से एसआईआर वगैरह कराया जाता और वहां पे ज्ञानेश कुमार जी भेजे जाते, उनके साथ और हो सकता है जो चीफ एडवाइजर बन गए हैं अभी अग्रवाल साहब असम के, उनको वापस बुलाया जाता, भाई तमिलनाडु आ जाओ। बंगाल के मनोज अग्रवाल जी चीफ सेक्रेटरी। हाँ, आप ये देखिए कि ये वहां पे ये चल रहा है। तो यहाँ पे अब कैसे क्या होगा, कैसे होगा, ये अभी कह नहीं सकते। जी हाँ, जो सरकार है, जो बीजेपी है, इनका क्या है, ये बाज तो अभी भी नहीं आएंगे। ये जो है आपके डीएमके एडीएमके के लोग, इनको परेशान तो किया जाएगा, लेकिन वो अभी कितना इसको रेजिस्ट करेंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हमें शाम तक का इसका जो रिजल्ट है उसका इंतजार करना होगा। और ये देखना, ये इससे एक चीज तो साबित होती है कि देखिए बीजेपी का एक और सवाल, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, राज्यपाल अब क्या करेंगे? जो 108 सदस्यों पर लगातार चिट्ठियां, क्योंकि लगभग अब तक 30 सॉल भेंट कर चुके हैं विजय, तो क्या राज्यपाल को दुकान भी खोलनी पड़ेगी? क्यों हर बार जाते हैं वो एक सॉल लेके जाते हैं। कल उन्होंने एक अद्भुत कर दिया कि स्टालिन के घर पहुंच गए, और ये एक बड़ी परंपरा है, एक बड़ी परंपरा, मैं इसका स्वागत करता हूं। सभी विपक्षी नेताओं के यहाँ गए, उसके बाद वो सबके घर गए हैं विजय कुमार। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। उससे क्या है कि जो भारतीय जो बीजेपी है वो क्या कहते हैं, पहले तो था कांग्रेस मुक्त भारत का नारा, फिर था विपक्ष मुक्त भारत का नारा, लेकिन जो विजय है वो विपक्ष मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिए, विपक्ष हमारा जो जिसको कहते हैं ना कि क्रिएटिव विरोध होना चाहिए, करें, आप सरकार की नीतियों की आलोचना करें ताकि हम भटके नहीं। और ये राजनीति में एक तरीके की सिविलिटी, डिग्निटी और डिसेंसी, जिसको कहते हैं शिष्टता, ये उसका उन्होंने एक नई शुरुआत की है तमिलनाडु की राजनीति में। और ये इससे इनफैक्ट तो मोदी जी को सीखना चाहिए कि इतने भारी विजय के बाद भी एक फिल्म से आया हुआ एक स्टार और इतना बड़ा मैंडेट ले गया, उसके तो घमंड की सीमा नहीं होनी चाहिए थी, एरोगेंस होना चाहिए था। क्या बिगाड़ लोगे मेरा, क्यों मैं क्यों जाऊं मिलने। तो मोदी जी तो किसी को पास में आने भी नहीं देते। मोदी जी तो विपक्षी दलों की बैठक बुलाते हैं और आज तक अटेंड नहीं करते हैं विपक्षी दलों की बैठक। उनको भेज देते हैं, पीयूष गोयल को, राजनाथ सिंह को या अमित शाह जी को, वो करते हैं विपक्षियों से बात। मोदी जी तो कभी बात भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु में जो उन्होंने शुरुआत की है, ये सभी राज्यों के नेताओं को, वो किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबके लिए सीखने वाली बात है। जो कि ये विपक्ष है, आपका दुश्मन नहीं है। तो इसमें जो उन्होंने शुरुआत की वो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। लेकिन अब जो है, जो आज की जो ये नया डेवलपमेंट जिसके लिए हमने ये शो किया है, उसमें आप ये देखिएगा कि इस वक्त ऑलरेडी 3 राज्यों में तो अपने दम पे कांग्रेस की सरकार है। ये चौथा राज्य है जिसमें कांग्रेस सरकार में शामिल होगी, और जिसमें ये बताया जा रहा था कि अभी ये सरकार कितने दिन टिकने देंगे, ये नहीं टिकने देंगे। तो उसमें एडीएमके के जो ये टूट के आए हैं 32 विधायक, वो विधायक तो अब 150 से भी ऊपर आंकड़ा पहुंच जाता है। तो बड़ी मजबूती के साथ सरकार खड़ी रहेगी जब तक कि भाजपा की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कोई वहां पे सुदर्शन चक्र ना चलाया जाए। तो वो चीज उसमें ये भी हो गई। अब बचे नायडू साहब। अभी एक और नायडू साहब के बारे में वो चल रहा है एक ट्विटर पे कि नायडू साहब शायद समर्थन खींचने की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी बता रहे हैं कि जो नायडू के साथ जिन्होंने सरकार बनाई है, विजय ने, सॉरी नाम उनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो पवन कल्याण, वो भी फिल्म स्टार, पवन कल्याण भी फिल्म स्टार थे। तो मोदी जी पवन कल्याण से मिलने गए हैं, मिलके आए हैं मोदी जी। तो उसको समझा के आए होंगे कि भाई तू ना ये दगाबाजी कर देना, अब वहां तो मेरे साथ बहुत बड़ी दगाबाजी हो गई है तमिलनाडु में, तो तू जरा माफ करना, और ये मिलेगा तुझे, ये मिलेगा, ये करेगा, वो करेगा।
लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगर नायडू को कब सुध आती है, और अगर नायडू को सुध आ गई तो मोदी जी ये जा वो जा। जी चलिए, आपने अभी जानकारी दी है, ये दर्शकों तक खबर पहुंचे और बड़ी गंभीर खबर है। फिर जल्द किसी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। आपसे इजाजत लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।